क्या पढ़ाया था वर्क डन वेरिएबल फोर्स में? सर अभी इक्वेशन बता रहे थे कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू डीएक्स। एक ही क्लास हुआ था क्या? दो क्लास हुआ था? नहीं सर, एक ही क्लास में। एक ही क्लास हुआ था। ओके। तो आपको बताया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस में क्या होता है, जब फोर्स हमारा कांस्टेंट ना रहे तो कैसे निकालते हैं हम लोग। सबको आवाज आ रहा है ना? सबको बोलना है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि यस सिर्फ सर। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली मिली कि मैं ही बोलूंगी। ठीक है। अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट ना हो, अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है। तो क्वेश्चन कराया था क्या इस पे? नहीं सर। अच्छा। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? जब फोर्स में चेंज आते रहो। यानी टाइम के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई चेंजेस अगर आते जाएगा तो फोर्स क्या होंगे? वेरिएबल फोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेता हूं मैं कोई सा फोर्स, एग्जांपल बताओ कोई वेरिएबल फोर्स का जिसमें फोर्स वेरी कर रहा हो। बताओ जिसमें फोर्स वेरी कर रहा हो, कोई एग्जांपल दो कि वेरिएबल फोर्स कैसा होगा। सर किसी बुलेट को किसी गन से फायर किया जाए। अरे ऐसे ही बताओ ना, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगती है। एक वेरिएबल फोर्स का बताओ। मान लो कि वेरिएबल फोर्स लिख रहे हैं एफ इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूँ 10 प्लस 0.5x। कैसा फोर्स है? तो ये जो फोर्स है क्या है? वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी एक्स अगर चेंज होते जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है। सपोज दैट कि ऐसा फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा है। ठीक है। और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज दैट कि एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू तक हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू टू तक हो गया। मान लो कि पार्टिकल को ऐसा है, इस पे इस तरह का फोर्स लग रहा है एफ, जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू टू तक हो गया। ठीक है। तो वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया था कि वेरिएबल फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकालना हो, सिंपल सा है। कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है। जहां पे लिमिट पुट कर देंगे क्या? लिमिट पुट कर देंगे इनिशियल। ठीक है। इनिशियल से लेके फाइनल तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। हमारा फोर्स क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 10 प्लस 0.5x। ठीक है। आप ही का बुकलेट का क्वेश्चन है, डॉट ऑफ dx। ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है इसका? इनिशियल कहाँ था? तो x इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x इक्वल टू टू तक। तो लिमिट पुट कर देंगे हम लोग x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू टू तक। ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंपल इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन, इसको करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 इंटू एक्स प्लस 0.5। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा एक्स के पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2। इंटीग्रेशन आता है ना जी महानुभावो? इंटीग्रेशन आता है ना? इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx क्या होगा? कितना हो जाएगा? 10 इंटू एक्स। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 0.5 इंटू एक्स डी एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। पता होगा ना एक्स रेस्ट पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब लिमिट पुट कर दो। कैसे लिमिट पुट करते हैं? तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पहले टू पुट कर दो, तो हो जाएगा 10 इंटू टू प्लस 0.5 इंटू, ये कितना हो जाएगा? टू का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ए भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो पुट करेंगे तो ए भी जीरो हो जाएगा। तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो वर्क डन आया आपको कितना आया? तो हो गया 10 इंटू टू 20, और यहाँ पे आ गया 1। कितना आ गया? दो से इसको कट जाएगा, 0.5 इंटू टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया?
21 जूल, 21 जूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? बोलते बोलते क्या ही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता तब भी बोलो, आता है तब भी बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? एक और क्वेश्चन देता हूँ, करो तो जरा। मान लो कि फोर्स है वेरिएबल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, फोर्स है, कैसा फोर्स है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ऐसा फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 से लेके, ऐसा देता है, मान लो कि P पॉइंट से Q पॉइंट पे ट्रेवल कर गया, जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट था 0,0, ऐसा कोऑर्डिनेट था मान लो 2,3। ठीक है, तो निकालो तो ये हमारा क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन हुआ। ठीक है, वो हमारा हुआ फाइनल पोजीशन। यानी ऐसा फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो P से लेके Q तक हुआ है। कैसे निकालेंगे इस तरह के फोर्स को? इस तरह के फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? वहां पे आप देख रहे थे, वहां पे सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था, एक्स ही वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है, दोनों वेरिएबल है। तो इसको कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, नया नहीं है, सिंपल हम लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, हमने डी आर ले लिया किसके, इसके अलोंग एक हमने कोई ले लिया डी आर, ये हमारा आर पोजिशन वेक्टर है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी आर होगा, डी आर को हम लोग लिखेंगे इस तरह से, डी एक्स आई कैप लिख सकते हैं डी आर को इस तरह से, डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना डी आर को, आप पढ़े होंगे बचपन में, डी आर वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, जब पढ़ रहे थे हम लोग वेक्टर वेक्टर तो कंपोनेंट फॉर्म Yes, में ब्रेक करके। ठीक है, लिखते हैं ना आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ना एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अगर छोटा डी आर लिखना हो, डी आर लिखना हो तो इसमें डी आर लगाएं तो कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सिंपल हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लिया एक डी आर। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स इंटू क्या होगा, फोर्स डॉट ऑफ डी आर हमको क्या देगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वर्क डन देगा। अब पुट कर दो यहाँ से, फोर्स कितना है आपको, तो फोर्स है आपका एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट ऑफ डी आर। डी आर की जगह क्या पुट करोगे, डी आर की जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। जेड वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि जेड वाला तो कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे फोर्स में, तो लेंगे भी तो क्या आ जाएगा, उसका डॉट जीरो आ जाएगा। ये बात तो पता है ना, ये बात तो पता है आपको कि नहीं पता है? अगर इसको डॉट पता है करेंगे सर। तो क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करके लिख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आई का आई के साथ कर लिया, जे का जे के साथ कर लिया, तो ये आएगा। अब पुट कर दो लिमिट, ये देखो एक्स वाला वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, एक्स वाला वेरी कर रहा है 0 से लेके, इसे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स आई कॉमा बाई आई, और ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स फाइनल कॉमा, एक्स फाइनल कॉमा बाय फाइनल। तो दोनों लिमिट आप अलग अलग पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई कितना हो जाएगा, तो 0, और एक्स फाइनल कितना है, तो एक्स टू। फाइनल है 2। उसी तरह से बाय इनिशियल कितना है 0, और बाय फाइनल कितना है 3। इसको 3। इंटीग्रेट कर दो, जो आंसर आएगा आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3। लिमिट पुट कर देंगे हम लोग 0,2 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई क्यू बाई 3, और इसका लिमिट पुट कर देंगे हम लोग 0,3। सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, माइनस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 27/3 ना,
27/3 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35/3। 35/3 इतना जूल ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का फंक्शन दिया रहे फोर्स का, आपको अगर वर्क डन निकालना हो तो सिंपल क्या करोगे आप? अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप क्या करोगे? एफ डॉट डी आर। अगर 3 डायमेंशनल में है तो आप क्या करोगे? इसको एफ डॉट डी आर, जहां पे आपका एफ वेक्टर कैसा भी हो सकता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और डी आर वेक्टर किस फॉर्म में लेंगे हम लोग? तो डी आर वेक्टर लेंगे हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू, अगर दोनों को डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एफ वाई डी वाई प्लस क्या आ जाएगा? एफ जेड डी जेड। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स बाई जेड सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं तो सारे अलग अलग आप निकाल के तीनों को ऐड कर सकते हैं। आप वहां भी हम लोग स्टार्टिंग में बताए होंगे, अगर मान लो कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। सर हाँ, सर वहाँ एफ जेड डी जेड हो गया, एफ जेड डी वाई। एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। डी जेड होगा ना, बहुत ऑब्वियस है, ये सब लगा लेना खुद दिमाग। ठीक है, तो बताना क्या चाह रहा था कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान मान लो कि एक पार्टिकल पे मोर देन वन फोर्सेस लग रहा है, F1 F2 F3, अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो आप बताया था हर के कारण अलग अलग आप वर्क डन निकाल के सबको ऐड कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण वर्क डन निकाल लिया। तो बेसिकली क्या है? एक्स डायरेक्शन वर्क डन है, एक क्या है बाई डायरेक्शन वर्क डन है, एक क्या है जेड डायरेक्शन वर्क डन है। तीनों का वर्क डन निकाल के हम लोग क्या किए? इसको ऐड कर दिए। सिंपली क्या किए हम लोग? ऐड कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ। नो सर। तो बोलो ना। अच्छा, एक चीज आपको बताया था क्या, अगर मान लो पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, सपोज दैट पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, मान लो कि यहाँ से एच हाइट नीचे आया, ये सब बता दिए हैं। मान लो कि पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ एच हाइट नीचे आया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा? ये बताया था ना, mgh के बराबर होता है। ये चीज बताया था। वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स नहीं बताया क्या? बताया है, जहां तक मुझे याद है स्टार्टिंग में बताया होगा, कांस्टेंट फोर्स में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। अरे गधा लोग, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg। नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इस डायरेक्शन में h हुआ है, तो सिंपल वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f डॉट s। f डॉट s, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा, mgh होगा। ये बताया है वर्क डन बाय द ग्रेविटी। एक बताया थे। सिंपल बताया है ना, वही तो मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा। सपोज दैट, मान लो कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। अब पार्टिकल क्या कर रहा है? पहले डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ये सारे पाथ क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। एक पार्टिकल डायरेक्टली इस तरह से मूव किया और एक पार्टिकल इस तरह से मूव किया, ठीक है। मान लो कि इस कंडीशन में वर्क डन W1 है, इस कंडीशन में वर्क डन कितना है? W2 है, और इस कंडीशन में वर्क डन क्या है? W3 है। सारे मोशन क्या हो रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। बताओ तो कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा? W1 W2 W3 में कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? अरेंज करो तो। ये हाइट, मान लो कि हाइट कितना दे रखा है आपको? h दे रखा है, ठीक है। तीन अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है, तीनों पाथ में आपका वर्क डन बताओ क्या होगा?
बताओ। सर सबसे ज्यादा 1 में होगा, उससे कम 2 में और सबसे कम 3 में। क्यों? क्योंकि mg तो सेम है पर डिस्टेंस अलग अलग है। बहुत मारेंगे। mg क्या लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है या किसी और डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना। जब आपको बताया था कि जब वर्क डन निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, एफ डॉट एस करते हैं, एफ डॉट एस करते हैं। तो आपको उस टाइम में बताया था या तो आप क्या करो, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ले लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स ले लो। दो चीज बताया था। अगर यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स लोगे यानी वर्टिकली लोगे तो तीनों केस में सेम आएगा कि नहीं आएगा? तीनों केस में सेम आएगा कि नहीं आएगा? एक डिस्प्लेसमेंट इधर इधर हो रहा है, इसका कंपोनेंट अब अलोंग द फोर्स लो, फोर्स किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। mg क्या लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स लेंगे तो क्या आएगा, h ही आएगा ना। तीनों केस में क्या आएगा, h ही आएगा। तो तीनों केस में वर्क डन क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि कितना होगा, mg h के बराबर, mg h के बराबर। होगा कि नहीं होगा? उसमें करवाया नहीं था। कैसे भी आप ग्रेविटी के अंदर मूव कर लो, ठीक है, ऐसे 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 कहीं भी कैसे करके मूव कर लो, ठीक है। ये मान लो कि इनिशियल पोजीशन है, मान लो कि फाइनल पोजीशन है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो वर्टिकली फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, जो कि कितना होगा, mgh के बराबर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो तीनों केस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग मत मानना, ठीक है। सर मतलब डिस्टेंस से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। डिस्टेंस से डिपेंड कर रहा है ना कि एफ डॉट, हम तो इस पे ध्यान दे रहे हैं कि एफ डॉट डी एस, सिंपल एफ डॉट एस, ठीक है। एफ डॉट एस कितना होगा, तो तीनों केस में जब निकालोगे एफ डॉट एस तो सेम आएगा। एफ डॉट एस में हम क्या बताए थे, या तो क्या करो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी एमजे कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग, या फिर एमजे के अलोंग, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। या तो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो, क्या ले लो, अलोंग द फोर्स, ठीक है। दोनों केस में क्या होंगे, जो वर्क डन निकालेंगे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग द फोर्स। तीनों केस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है अलोंग द फोर्स, ठीक है। अरे जैसे आपको बताया ना, मान लो कि आप फोर्स इस पे इधर लगाओ, फोर्स इस पे इधर लगाओ, पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो हम बताए थे ना, इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स ले लो और मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो फोर्स के अलोंग जो कंपोनेंट ले रहे हैं, तीनों कंपोनेंट क्या है, सेम ही है ना। वर्टिकली डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तीनों का, तीनों केस में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच के बराबर हुआ है, ठीक है। फोर्स भी क्या लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, तो वर्क डन क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, आगे और भी आएगा, इसको हम लोग इस तरह के फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहीं से पाथ से कहीं से भी घूम के आए उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है, फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ये चीज रह गया था इसलिए बता दिया। आगे इसमें हम लोग देखते हैं वेरिएबल फोर्स में वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये करवाया कि नहीं करवाया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल होता है या कांस्टेंट? वाह वाह वाह, कैसा होता है जी, स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ा है? अगर मान लो कि इसको आपने x डिस्टेंस से इलोंगेट कर दिया, ठीक है, मान लो इसमें जो इलोंगेशन आया x आया,
तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाता है, के एक्स के बराबर। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होता है क्या होता है, के एक्स को होता है मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स इंटू आई कैप। अगर हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, बाय एक्सिस है, सपोज दैट डायरेक्शन के लिख रहे हैं, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा क्या होगा, माइनस के एक्स। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स क्या लग रहा है आपको, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे इसको, माइनस के एक्स। तो कैसा फोर्स हुआ है, वेरिएबल हुआ कि कांस्टेंट हुआ, ये फोर्स कैसा हुआ, वेरिएबल फोर्स हुआ। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है एक्स के साथ क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। जितना ज्यादा इसको खींच के बढ़ाते जाओगे, एलोंगेट करते जाओगे, फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। पूछ रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस तक इसको एलोंगेट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू एक्स तक इसको हमने क्या किया है, एलोंगेट किया है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फोर्स क्या दिया हुआ है, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो के एक्स इंटू आई कैप। ठीक है, के एक्स इंटू आई कैप। और यहाँ पे अगर डी आर देखोगे तो डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली डी एक्स आई कैप। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने डी आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप। तो जो वर्क डन होगा, सिंपली वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर पुट कर दो। एफ इक्वल टू कितना पुट करोगे आप, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आई कैप डॉट ऑफ डी आर इक्वल टू कितना पुट कर दे हम लोग, डी एक्स इंटू आई कैप, डी एक्स इंटू आई कैप। ये क्या आ जाएगा, आई डॉट आई कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस के एक्स डी एक्स। लिमिट पुट कर दो, इनिशियल पोजीशन पे एक्स कितना था, एक्स इक्वल टू 0, जब नेचुरल लेंथ में था तो कोई भी कंप्रेशन इसमें नहीं था। ठीक है, इसको एक्स लेंथ तक का आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा इसका, एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लो, और के एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दो, जीरो से लेके एक्स तक। तो यहाँ से जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स लिमिट पुट करेंगे तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स हुआ कितना हुआ, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक आप इसको एलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, दोनों केस में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय होना भी चाहिए था, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, निगेटिव आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो के एक्स फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो पार्ट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस है फोर्स अगर अपोजिट लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो, अगर आप पूछते हैं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एफ, इसके कारण वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन पूछे हम अलग से एक दो, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ। किसका फोन बजा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ। अगर एफ के कारण अगर वर्क डन निकालते, एफ के कारण वर्क डन कितना होता, तो हर पॉइंट पे एफ किसके बराबर होगा, एफ होगा के एक्स के बराबर, और किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो के एक्स आई कैप। सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स देखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। आना भी चाहिए था। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे अगेन, के एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर अगेन सिंपल, बस यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के। आना भी चाहिए था पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है,
तो नेगेटिव पॉजिटिव में कभी कंफ्यूज मत होना। ये जो वर्क डन है क्या है, अप्लाइड फोर्स के कारण आ रहा है, जबकि स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन आया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, बोलो। नहीं सर। बाकी लोग कहाँ है, बाकी लोग सो जाते हो क्या जी? हैं, ऋषि, संजना, श्रुति, तनुश्री, और तुम लोग No, क्लास, sir. क्लास Yes, इतना काहे sir. छोड़ते हो तुम लोग, ये बताओ पहले। क्लास छोड़ते हो ना, समझ में नहीं आएगा। खास करके फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा दो चैप्टर है, टॉपिक है, जिसमें आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरा नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आना है। इसलिए लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होता है, फिजिक्स खराब होता है। मैथ्स में तो मान लो कि कम्प्लेक्स नंबर छोड़ दे तो लो, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे, पूरा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स पूरा जब तक नहीं पढ़ोगे स्टार्टिंग से, समझ में नहीं आएगा आगे। चाहे इलेक्ट्रोस्टैट आ जाए, कैपेसिटर वो सब आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैग्नेटिज्म आ जाए, हर फिजिक्स क्या है, पूरा कनेक्टेड है, उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कनेक्टेड है। स्टार्टिंग से नहीं क्लास छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथ्स में भले छोड़ सकते हो आप, बायोलॉजी को तो पता ही नहीं मेरे को, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री आप एक चैप्टर छोड़ दो, सोल्यूशन छोड़ दो, तो केमिकल काइनेटिक्स समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है फिजिक्स में, इनऑर्गेनिक में भी वैसा ही है। एक चैप्टर छोड़ दोगे, दूसरे चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये हमारा कंप्लीटली हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेज एंड वेरिएबल फोर्सेज। अब कुछ सिंपल सिंपल चीज आपको बुकलेट में भी दिया होगा थ्योरी वाले पार्ट में, उसी में यहाँ पे बताते जाता हूँ। आप देखना स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में ही होगा, फर्स्ट से सेकंड पेज में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके वर्क डन के बारे में। एक चीज आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जो वर्क डन है एक इंटरवल में डिफाइन होता है। वर्क डन क्या होता है, एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, डिफाइन होगा। कभी भी इंस्टेंटेनियस वर्क डन की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये करेंगे जब भी हम लोग बात करेंगे, आपके सारे पॉइंट्स आपको बुकलेट में मिल जाएगा, आप वहां से नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा होगा वहाँ पे, वापस से लिखते नहीं है। अगर बुकलेट होगा तो आप देखना पेज नंबर 2 में ही है, ठीक है, पेज नंबर 2 में ही है, उसमें देखना है को पढ़ के। बस हम यहाँ पे बताते जाते हैं करके पॉइंट्स, ठीक है, वहाँ पे पढ़ के देखना, नोट कर लेना कि जो भी वर्क डन है ये एक क्या होता है, इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। बोलता है कि वर्क डन इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और फॉर डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क, ठीक है। जैसे हम लोग डिफाइन करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस तरह का कोई भी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क होगा कब, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कब होगा, किसी इंटरवल के लिए होगा, ठीक है। तो जब किसी इंटरवल के लिए होगा तो हम लोग वर्क डन डिफाइन करेंगे किसी न किसी इंटरवल के लिए, कोई भी इंस्टेंटेनियस वर्क यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि फॉर ए पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ वर्क किस पे डिपेंड करेगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। इससे कोई मतलब नहीं है कि सपोज दैट आप माने कोई फोर्स लगाए और बोकारो से रांची पहुंचे, ठीक है, आप 5 घंटा पहुंचो, 10 घंटा पहुंचो, या फिर 10 दिन में पहुंचो, अगर आपने एक फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट उतना हुआ है, तो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपने कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप 10 घंटे में पहुंचो, 15 घंटे में पहुंचो, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे और फोर्स पे, ठीक है, और किस एंगल में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और क्या बात है, और इसमें बोलता है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ऑब्वियस है, ऑब्वियस इसलिए है कि जो वर्क है, ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि एक फ्रेम से देखोगे, सपोज दैट कि मान लो कैसा कार जा रहा है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है
इससे फोर्स लग रहा है इधर की ओर F लग रहा है, बड़ा बना देते हैं। मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन लगेगा तो बड़ा रखता है। क्या होता है, वर्क जो होता है डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस फ्रेम पे। इसको पॉइंट को समझ लो क्या है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने दो फ्रेम लिया है, एक ग्राउंड फ्रेम हमारा और एक फ्रेम है जो कि ट्रेन का फ्रेम है। मान लो कि इस पे F फोर्स लग रहा है और पार्टिकल डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और ट्रेन भी साथ साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ट्रेन भी क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। सपोज दैट उतने ही टाइम में ट्रेन क्या हो गया, यहाँ पहुंच गया। ट्रेन क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे था, टी इक्वल टू मान लो कि कुछ t1 टाइम या t0 टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया ट्रेन, क्योंकि ट्रेन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकल है ये कहाँ पहुंच गया होगा, तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पहुंच गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। थर्ड पॉइंट है कि वर्क डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्क डिपेंड ऑन, सिंपल फ्रेम लिख देता हूँ, समझ जाना, रेफरेंस फ्रेम है, वहां से नोट कर लेना। अब देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग वर्क डन डिफाइन करें, इसके रिस्पेक्ट में अगर वर्क डन डिफाइन करें, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इनिशियल इसके लिए एक पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, और फाइनल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गया। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, किसके लिए, इस बंदे के लिए। ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हुआ। ठीक है, ये मान लो कि अगर x0 है और ये मान लो कि x1 है, अगर इसके फ्रेम में अगर वक्त देखोगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में वक्त कितना हो जाएगा, सिंपल f इंटू x0 हो जाएगा, x इंटू, जबकि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर वक्त डिफाइन करेंगे तो वक्त कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा f इंटू x1, f इंटू x1। क्यों, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, सेम ही फोर्स लग रहा है, लेकिन इस ए फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहीं तक हुआ है। तो वर्क हमेशा डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और बाकी तो पॉइंट्स है कि अलग अलग वर्क फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण अगर वर्क डन होगा तो हर फोर्स के कारण आप अलग अलग वर्क डन निकाल के ऐड करना। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला क्या था, फोर्स, सॉरी वर्क डन इंस्टेंटेनियस नहीं होता, वर्क डन जो भी होता है एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि वर्क डन टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना फोर्स लगा है, उनके बीच में एंगल कितना है। तीसरा पॉइंट था कि वर्क क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, तो रेफरेंस फ्रेम पे वर्क डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ, नहीं सर। No, sir. पक्का। तो होमवर्क आप इसमें यहाँ तक जितना पढ़े हो उससे आप होमवर्क नोट कर लेना। होमवर्क क्या करके आया करो, होमवर्क करके आया करो। एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 3 तक क्या, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक आप इसमें करके आओगे। हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। टाइम बचता है ना, Yes, sir. बहुत टाइम है. ओके। ये करना हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारा क्वेश्चन इसी में बनेगा। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले बताओ कि एनर्जी क्या होता है। वर्क तो हम लोग पढ़ लिए, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, पढ़े होगे बचपन में, बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बताते हैं। एनर्जी क्या होता है बताओ। ability to do work. वेरी गुड।
बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि किसी पार्टिकल में कुछ एनर्जी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने का, ठीक है, यानी वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। जैसे मान लो कि आपने किसी भी बॉल को उठा के, ठीक है, बॉल को उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से उठा के अंडर द ग्रेविटी मान लो कि एच हाइट पे इसको रख दिया, तो आपने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ तक किया, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। ये वर्क क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी था, जिस एनर्जी को आपने यूज किया वर्क करने में, तो ये एनर्जी हमको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो ही बोला। ये बेसिकली कैसा होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर एनर्जी को डिफाइन करना होगा तो आप डिफाइन कर सकते हो, इट्स द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि पार्टिकल में आप मान लो कि इस पार्टिकल को उठा के यहाँ से ग्राउंड से उठा के एच हाइट पे रख दिए, आपने जो वर्क किया इस पार्टिकल पे, तो वर्क कितना होगा, mgh के बराबर। वो वर्क इस पार्टिकल में अब स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो वर्क किया आपने ऑब्जेक्ट पे, नीचे से उठा के ग्राउंड से एच हाइट पे रख दिए, आपने वर्क किया उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो आपका तो एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, आपका एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो जितना वर्क किए होंगे उतना एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाएगा, तो जिस भी पार्टिकल पे आपने वर्क किया था उस पार्टिकल पे ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मान लो कि ये तो ग्रेविटेशनल वाला हो गया, अगर मान लो कि यहाँ से उठा के इसको एच हाइट पे ले गए, इसमें क्या होगा, mgh एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आता है एच हाइट पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो अब जिससे से नीचे आएगा अपने क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा नीचे की ओर, करेगा ना। वो वर्क क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसको फ्री फॉल छोड़ दिया अपने, आराम से नीचे गिर रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, mg फोर्स करेगा वर्क, ठीक है, सिंपल यहाँ पे रखा हुआ था, अब इसको क्या किया, छोड़ दिए यहाँ से, तो क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पे जो mg वर्क किया, ठीक है, वो आप वर्क कैसे एनर्जी में स्टोर हो जाता है, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, वेलोसिटी गेन हो जाता है। ये जो वर्क करेगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसके पास स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आपने वर्क किया तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, इसमें एनर्जी क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जब फ्री फॉल केस हुआ, इसका जो एनर्जी था जो वर्क कर रहा था, वो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अलग अलग टाइप का क्या होता है, एनर्जी होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते होगे, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप बताओ और कौन कौन सा एनर्जी होता है, एक दो एनर्जी का एग्जांपल दे, एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया हमने, एक काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल दिया, और कोई सा एनर्जी बताओ। बहुत सारा एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी थर्मल होता है, एनर्जी। थर्मल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है। ये सब एनर्जी क्या है, एटॉमिक एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। ये सब बेसिकली क्या है, तो ये सब है कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, जिसके कारण क्या करेगा, वो वर्क करेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके कारण क्या होता है, जितना पंखा चलता है, आप एसी चला रहे हो, ये सब क्या है, तरह का वर्क हो रहा है ना, इसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू अंदर क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वर्क करता है और फिर किसी और एनर्जी के फॉर्म में आप उसको जनरेट करता है। जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी है, किसी वायर से जा रहा हो, बचपन में पढ़े होगी इलेक्ट्रिसिटी में, 9th में या 10th में। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से किसी रेजिस्टेंस से अगर ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर, पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कुछ ना कुछ अंदर वर्क डन करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस तरह से मास में, अगर मान लो किसी पार्टिकल के पास मास है, ठीक है, उसके पास कितना एनर्जी होता है, आपने आइंस्टाइन का बहुत सुंदर से इक्वेशन पढ़ा होगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर, पढ़ा है। तो मास, किसी के पास मास है तो उसके पास कम से कम इतना एनर्जी है, ठीक है। अगर मान लो कि किसी के पास इतना मास है, उसको लाइट के स्पीड से
ऐसा तो पढ़े होगे ना। ये भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जो एनर्जी आपका वर्क का है वही क्या होगा, क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं वही क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते जा रहा है। तो जो भी एनर्जी का यूनिट होगा सेम एज क्या होगा, जो कि वर्क का यूनिट है। इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा जो कि क्या होगा, वर्क का है। ml2t-2। एनर्जी अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स internal capacity of doing work. Energy is defined as internal capacity of ठीक है, जितना एनर्जी रहेगा उसमें उतना ही कैपेसिटी रहेगा वर्क करने का। अलग अलग फॉर्म का एनर्जी होता है, ज्यादा आप पढ़ लेना एक बार थ्योरी वहां से, ठीक है, बुकलेट में थ्योरी दिया होगा, करने का ज्यादा मतलब नहीं है। अलग अलग एनर्जी बताया आपको, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, दोनों सेम ही चीज है, साउंड एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत तरह की एनर्जी होगा, ठीक है। ये सब क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। अपने को बेसिकली यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। उससे पहले इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट सिंपली क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बता दो फटाफट कोई, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, जो वर्क का था, वर्क का क्या था, फोर्स। ml2t-2। वेरी गुड, ये सब याद ही कर लो, ml2t-2 डायमेंशन हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ज्यादा एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना, बेसिकली हम लोग को काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बाकी जब चैप्टर जो पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे तो साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, लाइट पढ़ेंगे तो लाइट एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे हमको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। कोई बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक मतलब क्या होता है, मूव करना। कोई मान लो कि पार्टिकल जिसका मास m है और v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मान लो कि मूव कर रहा है, इसके पास एक क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को आप, जिसका मास m है और उसको अगर v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो तो उसके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो होता है हाफ इंटू mv2। एम इंटू वी स्क्वायर। ये सब बचपन में पढ़े होंगे। तो बेसिकली किसी भी पार्टिकल के पास जिसके पास मास है और उसके पास अगर वेलोसिटी है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसके पास एक एनर्जी रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितने बराबर होता है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एक चीज आपको बताए थे, मोमेंटम क्या होता है बताओ तो जरा। मोमेंटम भी किसके लिए मास डिफाइन इनटू होता है, वेलोसिटी। मूविंग पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है मोमेंटम भी। P इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। दोनों चीज डिफाइन होता है जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसी के लिए। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, बताओ तो क्या रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी को सिंपल हम E लिख दें, सिंपल हम E लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी सिंपली अभी हम E से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बार बार काइनेटिक एनर्जी ना लिखना पड़े। E और P में अगर रिलेशन पूछेंगे तो क्या आएगा, आपको क्या पता है, ये सब भी देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में आता है इस तरह से, घुमा फिरा के दे देगा। E इक्वल टू, E मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। E इक्वल टू क्या है, तो एम बी स्क्वायर, इक्वल टू एम बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, ठीक है, अगर आप m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एम बी कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर के बराबर। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या हो गया,
हाफ ऑफ पी स्क्वायर बाई एम। आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस तरह से मैच कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू ई। यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में इस तरह से एक रिलेशन आएगा। काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना है हाफ एम बी स्क्वायर, मोमेंटम याद रखना है एम इंटू बी, उनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, दोनों डिफाइन होता है जब पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, जितना भी फोर्स पे लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, तो बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब तो हाफ ऑफ एम इंटू वी, इसको ड्राइव भी करेंगे कैसे आता है पहले बताते हैं, बस वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, पहले बस बताते जाता हूँ क्या होता है। एक हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू जो फाइनल वेलोसिटी होगा माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी आई के स्क्वायर के बराबर। इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हाफ इंटू एम इंटू कितना आ जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ये हुआ वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेस, यानी उस पार्टिकल में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे के द्वारा जो वर्क डन होगा सबका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे आया, ये जो वर्क डन है वो किस तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, करते हैं डेराइव, इसको करते हैं कैसे आया है। आपको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, जहां पे सपोज दैट एक्स इनिशियल से पार्टिकल कहाँ गया, एक्स फाइनल तक गया। ठीक है, एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक गया। ठीक है, अब मान लो कि कोई पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके बराबर होगा, अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है एफ, ए फोर्स किसके बराबर होगा, अगर इसमें मान लो एक्सेशन ए है और इसका मास अगर एम है, ये जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग फोर्स को लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ठीक है, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। अब बताओ तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखते रहना, देखते रहना। ठीक है, ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन को v इंटू डीवी बाई डी एक्स, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ए इक्वल टू क्या होता था, डीवी बाई डी टी, या फिर क्या होता था v इंटू डीवी बाई डी एक्स, होता था कि नहीं होता था, यस सर। दो चीज बताया था ना एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी या फिर v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये बात पता है ना, कैसे आता था ये, डीवी बाई डी टी को क्या करते हैं हम लोग, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या पुट करते हैं हम लोग, v, तो क्या हो जाएगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स।
ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्सेसर क्या पुट कर दिया, v इंटू dv बाई dx। क्यों पुट किया ऐसा, हमको तो यहाँ पे ds के टर्म्स में लाना था ना इसको, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसर को हम लोग लाना था, हम लोग इस तरह से लिख दिया इसको। तो dx से ds क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू v dv। अब लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, यहाँ वेरिएबल x था, तो लिमिट हम लोग x से पुट कर रहे थे। अब लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, v है तो v का लिमिट पुट करेंगे, v इनिशियल v फाइनल। अगर वेरिएबल चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे लिमिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट भी क्या होता है, चेंज होता है। ऐसा नहीं कि x इनिशियल x फाइनल पुट कर देना, ठीक है। अब वेरिएबल क्या हमारा वेलोसिटी है, तो हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे, v इनिशियल से लेके v फाइनल तक। आप इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा, ये कैसा हो mb जाएगा, square by 2. वेरी गुड, mb स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या पुट करोगे, v इनिशियल टू v फाइनल, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m v फाइनल का स्क्वायर माइनस, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ m इंटू v इनिशियल का स्क्वायर, v इनिशियल का स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये जो आया फाइनली आ गया, वर्क डन इक्वल टू, Change in kinetic energy. क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन कैसा होगा, तो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। टोटल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। क्यों होगा टोटल फोर्स के कारण वर्क डन, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने फोर्स को लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। समझो इस चीज को, ये वर्क डन में तो टोटल फोर्स क्यों है, हमने लिखा क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है ये जो एक्सेलरेशन आता है किसके कारण आता है, अगर एक पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स के कारण निकालते हैं ना हम लोग एक्सेलरेशन, नेट फोर्स के कारण निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन a है, अगर मास इनटू a करेंगे, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पार्टिकल पर लगने वाले टोटल फोर्स, ठीक है। अगर अलग अलग फोर्स लग रहा है तो सबका सम होगा इसके बराबर, m इंटू ए के बराबर। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके कारण आ रहा है, तो टोटल फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग तरह के 3-4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो सारे फोर्सेस के कारण जो इफेक्टिव वर्क डन है वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. ये हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल आपको निकल जाएगा इससे कि कितना वर्क किया गया है आपका, अगर इनिशियल और फाइनल आपको पता है तो, ठीक है। अगर बताओ कि अगर किसी पार्टिकल पे इनिशियल और फाइनल दोनों का वेलोसिटी सेम हो, बीच में कुछ भी हुआ हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या हो, सेम हो, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होगा, एक 0. पार्टिकल का इनिशियल, वेरी गुड, यानी कितना भी उससे फोर्स लग रहा हो, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे से हुआ हो, ठीक है, हो सकता है कि उस पर अलग अलग जो 5-6 फोर्स लग रहे होंगे, उस सबका अलग अलग वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा, किसी का पॉजिटिव आएगा, किसी का नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अगर सेम हो, तो जो नेट वर्क डन होगा क्या होगा, पार्टिकल का 0 होगा, ठीक है। यानी कोई मान लो कि उस पर 3-4 फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली 3-4 फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, कोई फोर्स क्या कर रहा होगा, नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। जैसे स्प्रिंग वाला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, स्प्रिंग वाला एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, और इसका इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। आपने क्या किया, एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि किसके बराबर है, kx के बराबर है। एक F फोर्स लगाया जो कि क्या है, kx के बराबर है।
तो पार्टिकल क्या करेगा, धीरे 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 मूव यहाँ पे करेगा। सपोज दैट इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स नॉट हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है क्या है, जीरो है। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है क्या कर रहा है, जीरो है। तो इसमें जो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो टोटल वर्क डन जीरो कैसे होगा, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, एक फोर्स कौन सा है, जो अप्लाइड फोर्स है। ये जो टोटल वर्क डन है ये क्या है, एक तो है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, एक क्या है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। दो तरह के फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन होगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर, और अप्लाइड फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट के बराबर। ऊपर बताया था ना, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों सेम है, यानी किसी के वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो, दोनों केस में क्या होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हो कोई वर्क नहीं कर रहा, अलग अलग फोर्स पे इंडिविजुअली फोर्स पे क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा क्या होगा, जीरो होगा, यानी टोटल फोर्स से ज्यादा वर्क डन होगा, सबका सम कितना आएगा, जीरो होगा, ठीक है। टोटल वर्क डन क्या होगा, तो ये जो वर्क डन आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम दिमाग में बैठा के रखोगे। ये टोटल वर्क डन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, उन सबके फोर्स के वर्क के सम के बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया तो वर्क कैसा आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो वर्क कैसा होगा, वर्क कैसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है इनिशियल से, यानी वर्क कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, वर्क कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट फोर्स होगा उसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उसके अपोजिट होगा, ठीक है, यानी जिधर पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो कि इंक्रीज करता है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, यस सर। पक्का पक्का, यस सर। ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, ये जो वर्क डन है वो क्या है, वर्क डन बाय द इफेक्टिव फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, ठीक है। तीन चार फोर्स लग रहे होंगे, तो सब फोर्स का इफेक्टिव जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। टाइम बचता है क्या, टाइम बचता है, कोई बताएगा कितना टाइम हो गया, यस सर 4:35 हुआ अभी। अभी कितना टाइम बचा हुआ है, सर 4:50 तक क्लास होता है, 15 मिनट्स। ये कौन बोला, कौन बोली मतलब, सर 4:50 तक होता है क्लास। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ इस पे क्वेश्चन ट्राई करिए, कुछ तो क्वेश्चन। इको क्यों हो रहा है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ,
सपोज दैट एक स्प्रिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। एक स्प्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक है जिसका मास a में अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल लेंथ पे कोई एक्सटेंशन और एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट नेचुरल लेंथ पे। अब क्या किया, यहाँ से इस ब्लॉक को फ्रीली छोड़ दिया गया, इस ब्लॉक को फ्रीली छोड़ दिया गया, ठीक है। आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा। करो तो, 2 मिनट का टाइम देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। तो पहले सोचो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा कब, क्या कंडीशन होगा जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो कोई 2 मिनट सोच बताओ। कोई सोचो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कोई तो बताओ, मिली, श्रुति। वो तो ऐसा पढ़ाते तो ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन कहाँ से देते हैं ऐसा। नहीं, यही तो जादू है। जब तक क्वेश्चन लिखता हूं, सोच बताओ कितना आएगा, कोई तो बताओ। नहीं बताओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ तो गलत सलत कुछ तो ट्राई करो। मिली बताओ, कुछ सोच बताओ। दिमाग कहाँ रख के आते हो जी। कोई बताएगी या बताएगा। सर ब्लॉक जितना नीचे जाएगा उतना ही स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा। हाँ, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगा। कब तक एक्सटेंशन होगा, जब तक ब्लॉक फाइनली जाके रेस्ट पे ना आ जाए। हाँ। है, ये कब तक एक्सटेंस होगा। मान लो कि अब यहाँ से क्या होगा, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। इस फोर्स क्या करेगा, इसको इसको नीचे की ओर खींचना शुरू करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, को स्टार्टिंग में स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे जैसे नीचे एक्सटेंशन होते जाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तब तक क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, जो किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, इसमें जाएगा। ठीक, उतना करना नहीं है। अभी इसके पास इनिशियल कंडीशन वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा। जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, जब ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, उस टाइम पे भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। 0। होगा कि नहीं होगा। जब तक वेलोसिटी इसका फाइनली 0 नहीं हो जाएगा, सिंपल जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते थे, तो कब तक जाता था मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट पर क्या होता था, उसका वेलोसिटी क्या होता था, 0 होता था। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होता था, तब तक क्या होता था, ऊपर जाते रहता था। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, तब तक क्या करेगा, ये नीचे जाते रहेगा। अगर इस पे देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका, 0। अगर हम बोले कि टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा इस केस में, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाए हम लोग, तो क्या होगा टोटल वर्क डन,
बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा? 0. टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा? 0। और इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा? 0। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, दोनों केस में क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन कौन कौन सा फोर्स कर रहा है? कौन कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है? एक कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक कर रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स। दो तरह के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी दोनों फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा अलग अलग, दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? अगर इसमें मान लो कि एक्सटेंशन जो है कितना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन मान लो कि इसमें x नॉट आया, मैक्सिमम एक्सटेंशन मान लो कि इसमें x नॉट आया, ठीक है। तो क्या होगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? mgx0. वेरी गुड। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा? mg x नॉट। और स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? kx0. kx नॉट। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? बड़ा गधा लोग हो। वर्क डन बाय स्प्रिंग Minus फोर्स half क्या? mv square. Minus half kx square. तुरंत ही मतलब अभी दिन दहाड़े भूल गई है, रात भी नहीं होने दी। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ ऑफ के kx0 इंटू square. एक्स नॉट स्क्वायर का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ से एक्स नॉट कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि एक्स नॉट 0 तो है नहीं, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एम जी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट। इसको इधर ले गए और एक एक्स नॉट क्या कर दिए हम लोग? कैंसिल कर दिए। यहीं पे लिख देता हूँ बगल में छोटा सा, ध्यान से देखना। तो यहाँ से जो एक्स नॉट आ गया, एक्स नॉट कितना आ गया? तो हो गया 2mg बाई के 5k. बराबर। एक्स नॉट इक्वल टू हो गया 2mg बाई के। एक क्या आया? ये आया मैक्सिमम Maximum एक्सटेंशन, extension. ठीक है। ये आया मैक्सिमम। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा बता दो जरा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगा? जब mg किसके बराबर हो जाए? के इसके बराबर हो जाए, तभी इक्विलिब्रियम होगा ना। पार्टिकल कहीं बीच में इधर आया होगा, पहले क्या होगा? mg फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। mg फोर्स बड़ा होने के पार्टिकल क्या करेगा? नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके एक टाइम आएगा जब जो kx का जो फोर्स है वो क्या होगा? mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे कब होगा? तो हो जाएगा k इंटू सिंपल k इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg के बराबर। अलग अलग कंडीशन है दोनों, देखना। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg बाई के। ये x क्या आया? ये आया ये वाला, ठीक है। जब पार्टिकल क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा? इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इसके पास वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगा इस कंडीशन पे। ये वेलोसिटी क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। जब वेलोसिटी जीरो नहीं है उसके कारण पार्टिकल क्या करेगा? आगे की ओर मूव करेगा। अब क्या होगा? जब आगे की ओर मूव करेगा तो mg तो कांस्टेंट है, mg तो उतना ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? kx फोर्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब एक्सटेंशन करोगे कि इस टाइम पे क्या था? kx mg के बराबर था। अब जैसे ही पार्टिकल नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा इधर के बाद, तो kx क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा mg से। तो जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होनी शुरू करेगी और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या हुआ? जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा वो क्या आ गया? 2mg बाई के, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? mg बाई के पे होगा, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से क्या होगा? अगेन क्या करेगा? पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब जो kx वाला फोर्स ऊपर वाला ज्यादा आ गया है mg से, तो ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा। फिर वेलोसिटी क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा, अब kx फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, mg वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगेन पार्टिकल यहाँ जाके क्या करेगा? वेलोसिटी इसका अगेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बेसिकली ऊपर नीचे इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा,
इस तरह के मोशन को हम लोग एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम लोग एसएचएम में देखेंगे। इस तरह के बहुत सारे मोशन देखेंगे। अगर आप इस तरह से इसको छोड़ दो तो ये ऊपर नीचे मूव करते रहेगा कि नहीं करते रहेगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ए वाला पार्टिकल जो ए जो पॉइंट है ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक और आया ये बात समझ में कि वापस एक्सप्लेन करूं, अगर नहीं आता तभी पूछ लिया करो, बाद के लिए मत छोड़ दो। सबको आया क्या, ऊपर Yes, उर्दू में बात की समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ बोलोगे तो yes, आगे बढ़ेंगे sir. नहीं। और कस के तो फोर्स, बाकी लोग कहाँ चुप रहो जी, बाकी लोग भी बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एफ इज 2i कैप प्लस 3j कैप एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 5 kg। ठीक है, एक पार्टी है और एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg, उस पे एक तरह से कांस्टेंट, एक कैसा फोर्स है, कांस्टेंट की वेरिएबल, एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। बताओ ना, Variable. वेरिएबल। भाई साहब नहीं सर, constant. दो ही ऑप्शन है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। वेरिएबल बोल दिए गलत है तो मतलब कांस्टेंट होगा। किस चीज पे वेरी कर रहा है, एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कुछ है क्या वेरिएबल, किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, कैसा फोर्स है, नहीं. कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ना, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसमें, दो भी कांस्टेंट है, थ्री भी कांस्टेंट है। और इसका जो मास है कितना दे रखा है आपको, 5 kg। बोलता है कि इसका जो इनिशियल पोजीशन है आर आई इक्वल टू दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इसका जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन इज आर फाइनल इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, पूछता कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट फाइनल स्पीड ऑफ बॉडी, कैलकुलेट फाइनल स्पीड ऑफ बॉडी। देखो इसको मैं करता हूँ, ध्यान से देखना क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट है कितना दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट देखा है 1,2, यही होगा ना। अगर आई कैप प्लस 2j कैप है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,2। मान लेते हैं इसका फाइनल पोजीशन क्या है, Q है, इसका फाइनल पोजीशन का क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3, होगा कि नहीं होगा। अगर इस तरह से पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,3। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, पार्टिकल का जो मास है, मास इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 5 kg दे रखा है। ठीक है, और इस पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको, फोर्स इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है v इनिशियल इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको निकालना है क्या, v फाइनल। v फाइनल कैसे निकालेंगे, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन दिया गया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या बोलता है आपको, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, डेल्टा के ई के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ इंटू एम फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। ये चीज हमको पता है, अगर ये चीज निकल जाए तो वी फाइनल निकल जाएगा, ये चीज निकल जाए तो। और वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स दिया हुआ है और क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर निकल जाए तो एफ डॉट ds कर लेंगे हम लोग, तो वहां से वर्क निकल जाएगा।
तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं। वर्क एनर्जी थोड़ा सा पता चला हम लोग कि अगर वर्क निकाल लें तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले तो वर्क निकालो कितना होगा। वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है क्या होता है, एफ डॉट एस। एफ तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप, और एस क्या होगा, एस वेक्टर कैसे निकालते हैं, I cap plus J cap. आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 आई कैप, ठीक है, प्लस फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। क्या बोली थी मिली तू, यही बोली यही थी। बोल रहे थे सर। क्या होगा, सिंपल आप कर दो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। ये इसका आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट, आपको फोर्स दिया हुआ है तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को डॉट कर दो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, दोनों को डॉट करेंगे कितना जाएगा, आई के साथ जे का जे के साथ, तो जाएगा सिंपल 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वर्क डन निकाल लिए, कितना हो गया 5 जूल। ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 जूल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ इंटू मास का दे रखा है 5, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 है, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल, v इनिशियल कितना था 10 था, 10 का हो जाएगा स्क्वायर, तो v फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, इधर आएगा तो प्लस 104, इधर स्क्वायर था तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 104, कितना आएगा ऑलमोस्ट 10.1 के आसपास आएगा, देख लेना 10 पॉइंट ऐसे सर चला जाता है। 102 ना। हाँ 102, ये जो आएगा फाइनल वेलोसिटी आपका कितना आ जाएगा 102 के अंडर रूट के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस पे क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप एक बार होमवर्क करके आना, होमवर्क जितना बनेगा उतना बनाना, इसमें आप देखना सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, और जिस दिन होमवर्क देते हैं उसी दिन कर लो, यानी तो पेंडिंग हो जाता है। आप लोग का पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बुकलेट पेंडिंग है, क्योंकि आप जब होमवर्क देते हैं तो करते नहीं हो, तो उसमें दिया है 1 से लेकर 9 तक, और इसमें देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 10 टू ऐसे तो है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 26 तक है, लेकिन 26 तक करना नहीं है, अभी तो बहुत क्वेश्चन हम ही करवाएंगे। 10 to 15 करके देखना, जो होगा ठीक है, नहीं होगा वो हम करेंगे, और कुछ नेक्स्ट मतलब डे में हम लोग बुकलेट के क्वेश्चन उठा के हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बार एटलीस्ट ना भी करके आओ तो देख के जरूर आना कैसे होगा, और एक एक मिनट का क्वेश्चन होता है मेडिकल का। ठीक है, तो इतना भी नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। आज के लिए यहीं पे, किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड या पुराने लेक्चर से रिलेटेड, समझ में आया नहीं आया, नहीं पूछना है तो एंड कर दे। यस सर। ओके।